केरल से 40 पादरी आए हुए थे, नन और पादरी हैं इसमें। बस, वैन और टू व्हीलर में आए हुए थे। इन लोग 1 किलोमीटर दूर में गांव से, ओटेबंद गांव है, कुम्हारी के पास है, ये दुर्ग जिला कुम्हारी के पास। तो वहाँ ये सभी आए हुए थे। रात में इन लोग 10:30 बजे वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी सोया जाता है। तो उसके बाद जब वहाँ के भाई लोग जाग रहे थे तो उन्हें लगा इतने लोग कौन आए हैं। ये देखिए एक बुज़ुर्ग महिला भी आई है, ये सबका आईडी दिख रहा है, ये भी आई हुई थी। तो वहाँ पर इनको रोका गया एक जगह में, सभी को इकट्ठा करके हमें बुलाया गया। हमारी पूरी टीम गई, इनका पूरा सामान का हमने जब्ती बनवाया, पुलिस बुलाया। उनके सामान में गन, दूध के डब्बे के अंदर में वो फोल्ड कर करके रखे थे। वहाँ आधा गांव को वो लोग धर्मांतरण करने के लिए आए हुए थे। आधा गांव पूरा, अगर गांव की जागरूकता से कुछ भाइयों की जागरूकता नहीं होती तो उस दिन आधा गांव धर्मांतरित होता। वो 40 में से जो 5 लोग थे मेन, उन पे हमने केस बनवाया। जिनके घर वो आए हुए थे उन्होंने बताया, हमने पूछा आप किसके घर आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इनके घर में आए हुए हैं। तो उन पे भी केस बनवाया, 5 पादरियों पे केस बनवाया, और जो बुजुर्ग सी लेडी दिख रही थी जो नन है उन पे भी हमने केस बनवाया। सारे के ऊपर में केस चल रहा है धर्मांतरण का। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि केस नहीं बनता है। अगर आपके पास में पुख्ता सबूत है, आपके साथ वाले बता रहे हैं, तो केस बनाना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने बातों पे वहाँ पर खड़े होना पड़ता है। धर्मांतरण हो रहा था, मतलब हो रहा था, इन्हें लालच दिया जा रहा था तो दिया जा रहा था। जैसे देश को बांटा था, अरुणाचल में भी बाई बाई में बांट रहे हैं। कोई हमारा ट्रैवल में से क्रिश्चियन हो गया तो उसका शादी का जो अलग सा नियम, हमारा ट्रैवल का अलग सा नियम, फिर क्रिश्चियन से शादी, अपना हिंदू से शादी। तो एक परिवार एक जेनेलॉजी क्रिएट हो रहा था। कन्वर्ट किया हुआ को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक सिर्फ कन्वर्ट हुआ। लेकिन बाकी जब क्रिसमस का समय में पूरा तारा लगा के जब परिवार में एक सदस्य क्रिश्चियन हो जाता है, मतलब पूरा परिवार क्रिश्चियन जैसा सेलिब्रेशन, तो इस तरह का आग जैसा फैल गया। तो हमारा अरुणाचल में क्या होता है कि जब कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पूजा को छोड़ देता है, फेस्टिवल में आता नहीं है, फिर हमारा शादी का रस्म होता है। इसी में हमारा अब एक परिवार होता है, एक भाई का, बहन का, उसका एक रोल होता है। अगर उसी में रोल निभा नहीं पाता है तो एसटी का वो नहीं रहेगा। इसी को लेकर के बहुत बड़ा अभी संघर्ष चल रहा है। तो इसको लेकर के मैं अरुणाचल का समस्या को मैं चिंता नहीं, हमारा उधर हिंदू जो सनातनी लीडर हैं और हम मिल करके चल रहे हैं। और अभी क्रिश्चियन का कन्वर्जन को भी ये आने वाला 5 साल में ख़त्म करेंगे, ये मेरा वादा है। राजमाता जिजाऊ, उनकी जो देवरानी थी, तो उसको गोदावरी के तट से महबत खान उठा के लेके गया था। उस वक्त उन्होंने सोचा कि अगर राजघराने की महिलाओं की ये स्थिति है तो सर्वसामान्य हिंदू युवतियों की क्या स्थिति रहेगी। तब उन्होंने सोचा और उनकी जो कुलदेवता थी माता तुळजा भवानी, उनको प्रार्थना की। वो मैं आपको मराठी में बताती हूँ। उन्होंने कहा, पुत्र देई ऐसा गुंडा जैसा तीनी लोकी झंडा, मतलब मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए कि वो तीनों लोकों में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराए और इन 5 ही जो पातशाही है तो उनका ध्वस्त करे। तो वो जो वीर माता थी, जब उनके गर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज पल रहे थे, तब उनके मन में कौन सी इच्छाएं आती थी। उनको लगता था कि घोड़सवारी करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, म्लेच्छों से युद्ध करेंगे, ऐसी इच्छाएं उनके मन में उत्पन्न होती थी। आज की जो पुरोगामी सेक्युलरवादी जो महिलाएं है, उनकी तरह शनिदेव जी के चौथरे पे चढ़ेंगे, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे,
या मंदिर का गर्भगृह है उसमें जाएंगे, ऐसे धर्मद्रोही विचारों इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई। तो ऐसे संस्कारी माताओं के वजह से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी मिले हैं। हमारे यहाँ पे बताया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि जो महिलाएं व्यभिचार करती है उनकी अपत्य जो रहते हैं वो विकृत जन्म लेते हैं। आज समाज में इतनी सारी विकृतियां दिख रही है, उसका मूल कारण क्या है? ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के पीछे जो शक्तियां हैं अधिकतर तो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, और वो इन शक्तियों के आधार पर कैसे हमारी संस्थानों में घुस करके भारत के विरुद्ध ही हमारे यहाँ पर मानसिकता तैयार करने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में उनको प्रवेश मिले, एडमिशन मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा सोचना यह रहता है कि वो अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो अच्छा कुछ कर पाएगा। लेकिन ये अच्छा करना राष्ट्र के हित में होगा या नहीं होगा, इस दृष्टिकोण से कहीं पर विचार नहीं होता है। और इसलिए हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़, यदि हम इसको कहेंगे कि ये एजुकेशन सेंटर से ज़्यादा ये प्रोपोगंडा सेंटर बन रहे हैं, और प्रोपोगंडा सेंटर बन करके वहाँ पर से हम ही अपने पैसे खर्च करके हमारे ही बच्चों को देश के देशद्रोही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसे हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि शिक्षा का संस्कार से संबंध तो सेक्युलरिज्म ने निकाल दिया, और इसलिए ये जो शिक्षा का उपयोग करके भारत के ही युवाओं को भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे देने वाले विदेश से नहीं आए थे, ना तो किसी गद्दार के घर से वो आए थे, वो यहीं से बच्चे थे। लेकिन ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से किया जा रहा है कि वो भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और इसलिए इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए शिक्षा और संस्कार, इसके लिए हम गुरुकुल या हमारी शिक्षा पद्धति का पुरस्कार करते हैं। आपको सभी को मालूम है कौशलाटर में वो ट्रांसपोर्ट होता है, सभी वो कितना भी अमेंड करने तो कौशलाटर में एक लूप होल है। वो काउ ट्रांसपोर्ट करने के बारे में वो वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफाई करना है। सभी साधक लोग वो इसके बारे में काम कर रहे हो, बहुत चिंता करना है और ये एक्ट को पढ़ना है, नहीं तो वकील के साथ डिस्कस करना है। 12 इयर्स का बारे में वो काउ का ट्रांसपोर्ट करना है, काउ स्लॉटर को चलना है। वो ट्रांसपोर्ट में काली पुक्कट वो ट्रक में नहीं चलना है, वो इसको भी अलग स्पेशल व्हीकल है। यही है, हम ये लूप होल्स करने तो पुलिस डिपार्टमेंट को इसको वेटरनरी डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट दिया नहीं, और ट्रांसपोर्ट को वो स्पेशल व्हीकल नहीं है, और एक व्हीकल को 2 और 3 काउ को वो ट्रांसपोर्ट करना है, वो साइज है। अब देखना है, बहुत वो टाटा एस में चलता है, वो ट्रक में चलता है, वो चलने के बाद 2-3 मरता है। इसी के लिए हम हिंदू विधिज्ञ परिषद और साधक के साथ बात करने तो वो सभी वो लूप होल्स को हम पकड़ने तो पुलिस लोगों को बात करना और कन्विंस करना है। हमारा जो स्वराज आंदोलन था उसमें जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सबने बार बार इस देश के सभी लोगों को आश्वासन दिया था कि जब स्वराज आएगा और स्वदेशी राज की स्थापना होगी तो
तो सरकार का सबसे पहला काम होगा गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना और एक ऐसा कानून बनाना कि कहीं भी गौ हत्या ना हो। वो दिन आ भी गया, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा, मैं इसको षड्यंत्र ही मानती हूँ, 1944 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक कानून बनाया और उन्होंने उसके द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि अब जो है, जो गाय का जो स्लॉटर है वो मतलब कुछ गायों का जो यूज़लेस हो गई हैं या जो बुलक्स यूज़लेस हो गए हैं उनका स्लॉटर कर सकते हैं, सबका आप नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते? जो वर्किंग कैटल हैं, जो ब्रीडिंग हैं, जो 3 साल से कम उम्र के हैं, या जो मिल्किंग है या जो प्रेग्नेंट हैं, उन गायों को या ऐसे बैलों को जो काम के हैं उनको आप नहीं कर सकते। तो ये जो 1944 में बात आई, अभी तक जो हमारा युद्ध चल रहा था, जो भी हमारी स्ट्रगल चल रहा था, संघर्ष, वो इस बात को लेकर का थे, गाय हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, वो यूज़लेस है या यूज़फुल है, ये हमारा कभी हमारा ये उद्देश्य नहीं था जानना। वो अगर हमारी माँ कल को यूज़लेस हो जाए तो क्या हम उसको स्लॉटर हाउस भेज देंगे? उन्होंने यहाँ से अब ये बात यूटिलिटी पे आ गई कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि गाय यूज़फुल है या नहीं है, और आज भी हम उसी भ्रम में फंसे हुए हैं। 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय उन्होंने सोचा होगा कि लोगों को कैसे फंसाना है, तो चलो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल देते हैं। तो उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल दी। वाजपेयी जी आए तो एक फंडामेंटल ड्यूटी उन्होंने और डाल दी, और मैंने जब अपनी पुस्तक लिखी तो मैंने भी एक फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी। अब इस समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक इंतज़ार कर रही है उसमें घुसने की। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी भी कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं। उनका क्या मतलब है? दे आर एज गुड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और डेकोरेशन है सज धज के, यानी जिसको कहते हैं लाख का बना हुआ हाथी या शेर, आप बस उसे देख लीजिए, वो कुछ करता नहीं है। तो जब तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होंगी हमारे संविधान में, तो ये अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार चलता रहेगा। मैंने जिस फंडामेंटल ड्यूटी की बात की है वो ये है कि अगर ये लोकतंत्र है तो हर नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि वह जा कर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलसी वोट देने के मामले में सनातनी लोग हैं। उसके अलावा इस संविधान में हिंदुओं के साथ बहुत भेदभाव है। बड़े अचरज की बात है, ओरिजिनल वही मैंने कहा कि संविधान के साथ कितना व्यभिचार हुआ है। मूल संविधान में माइनॉरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ए माइनॉरिटीज़ कमीशन बन गया 1992 में, इफ आई एम राइट, और माइनॉरिटीज़ कमीशन बन गया, उसमें सब माइनॉरिटीज़ होते हैं। और उसके अलावा हमारे जो सगे भाई थे, जो हमारे इंटीग्रल पार्ट थे, उनको काट करके बोल दिया गया माइनॉरिटी। कौन? सिख, जैन, बौद्ध, ये अलग कम्युनिटी है कहीं से, जिन्होंने हमारे साथ अपना खून बहाया इस संस्कृति के लिए, बचाने के लिए, वो अलग हो गए, माइनॉरिटी हो गए। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइसिव, ये बांटता है हमको। 15 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गए, 15 पिटीशंस, और सब पिटीशन में बात क्या कही है कि सेम सेक्स मैरिज यानी पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री का विवाह, इसको लीगल करार दिया जाए। ये प्रेयर क्या है उसमें? ये 15 पिटीशन में अलग अलग प्रेयर्स हैं। तो उसमें कुछ प्रेयर ऐसा क्या कैसा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ सेक्शन जो है ये रद्द किए जाए। दूसरा कि ये सेक्शन इस तरीके से पढ़े जाए कि दोनों पुरुष और दोनों स्त्री का विवाह जो है वो लीगल हो, वैध हो। और सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर के तरफ से ये कंट्री में क्या हो रहा है, वो कंट्री में क्या हो रहा है, हाँ, देन वेस्टर्न कंट्रीज आर रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट, सरकार ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि हमारा देश का कल्चर ध्यान में रखते हुए ये आप आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट ना करो। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डन इट लॉन्ग बैक in 1970 in Santokh Singh, when American cases were specifically rejected by Supreme Court, saying that we have enough knowledge and we have enough jurisprudence, we are enough wise people.
लैंड जिहाद की जो घटनाएं है, हम लोग ऐसे देखते हैं तो क्या लगता है कि लैंड जिहाद की हिंदू का ज़मीन हड़प लिया, ऐसा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा जो जंगल है, फॉरेस्ट लैंड है, ये गवर्नमेंट का है। तो हम हिंदू लोगों को लगता है कि सरकार का ज़मीन वो मियाँ लोग दखल कर रहे हैं तो हमको क्या आता जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का जो ज़मीन है वो तो हिंदू का है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो हम लोगों ने वहाँ में प्रयास किया और कहीं कहीं हम लोगों को भी ऑफेंसिव मोड में खेलना पड़ता है कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन मियाँ लोग जाके एक दो घर बना लिया तो उसको जला के भी हो, तोड़ के भी हो, कैसे करके भी उसको अपने पास रखना है। और जब से असम में भाजपा का सरकार बना है, आप लोगों को बहुत सारे न्यूज़ में मिला होगा कि हम लोग प्रयास करके बहुत सारी जगह ज़मीन से जो फॉरेस्ट लैंड है उससे मियाँ लोगों को उच्छेद करने में कामयाब हुए हैं, बहुत सारे जगह। जिस समय नौकरशाही का अत्याचार व्यापारियों पे, कुटीर उद्यमियों पे, लघु उद्यमियों पे हो रहा था और हम लोगों ने वहीं से आंदोलन की लड़ाई लड़ी। इसके लिए हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, यहाँ धरना देना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ का प्रण किया हुआ था, सर उठा के जिएंगे, सर झुका के कभी नहीं जिएंगे। अन्याय करेंगे नहीं और न्याय के प्रति झुकेंगे नहीं। ये दो चीज़ों को हम लोगों ने अपना एम बनाया। आज की तारीख में हमारे देश में औद्योगिक संगठन बहुत मजबूत है और लोग एकता के साथ चल रहे हैं और एकता की ज़रूरत है। ये हमारे उद्योगपतियों में या कुटीर उद्यमियों में कमी है कि पैसे के लिए और परिवार के लिए समय नहीं देना चाहते। अगर ये समय देंगे तो हमारे इतना बलशाली संगठन कोई नहीं होगा और कभी भी किसी समस्या के लिए हमको हाथ नहीं फैलाना होगा। अब मेरा उद्देश्य है कि कोई भी आंदोलन में अगर ज़रूरत है तो पहले हम वार्ता करेंगे, फिर अपनी मांग रखेंगे, नहीं मानेगा तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य होगा नहीं मिलने पे मैं छीन लूँगा। अगर हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए जन जागरण करना पड़ेगा और जन जागरण करने के लिए हम लोगों को, जितने भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबको अपने अपने क्षेत्र में, मेरी ये अपनी राय है कि अपने अपने क्षेत्र में हर रविवार को आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर चर्चा रखनी चाहिए। और ये आंदोलन जब लगातार चलेगा, जन जागरण, तभी हम इसके लिए कामयाब हो पाएंगे। हमारा काम है जन जागरण करना और जन जागरण से मामले के कारण से लोगों को जागृत करना और किसी भी तरह इनको संगठित करके इनके अंदर हिंदुत्व की भावना पैदा करना। हिंदुस्तान में अगर किसी को रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। कोविड काल में मेरा जो व्यापार था वो निरंतर चल रहा था। मेरा पेट्रोल पंप चल रहा था, मेरा माइनिंग का बिजनेस डबल गति से चल रहा था, मेरा सब बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा था। मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, वो सब साधना कर रहे हैं। और उनकी पारिवारिक, उनकी सामाजिक, उनकी जो पर्सनल समस्याएं थी वो ख़त्म हो रही हैं। राजकमल शिशु मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पर दो बड़े विद्यालय हैं जिनका मैं मुख्य न्यासी हूँ। उसमें 200 से अधिक अध्यापक हैं, आचार्य हैं। उनको भी जब मैंने साधना बताई तो लगता कि साधना का जो व्यापक जो छवि उनके मन में अंकित हुई है, उसके चलते उनका जो व्यवहार है वो बदला है। धनबाद जिले में अलग अलग संस्थाएं कार्यरत हैं, संगठन का काम करती है। हम लोगों ने 2 महीने पूर्व वहाँ पर उनके बीच में समन्वय
बनाने का प्रयास किया है और बहुत सुखद आश्चर्य हुआ है कि सभी लोग एक जगह आकर अपनी समस्याएं छुड़ाते हैं और इन प्रयासों से कई जीवों की साधना आरंभ हुई है और उनके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आए हैं।